गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे, ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम वास्तुकला के भिन्न भिन्न पक्षों को देख रहे हैं। आज भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल से संबंधित शिलालेख, अभिलेख, स्थान, वस्तु, सिक्के, इनके बारे में देखा है। आज हम देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। आप मौर्योत्तर काल को अच्छे से जानते हैं। मौर्योत्तर काल हम किसे कहते हैं? मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्यों के बाद। हम जानते हैं कि पहले बृहदित वंश आया महाजनपद में, फिर शिशुनाग वंश, ऐसे हम पढ़ते हैं बृहदित, हर्यक, शिशुनाग, नंद, देन मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद का जो समय है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। अब मौर्योत्तर काल में बहुत सारे हमें शासक देखने मिलते हैं। एक तो वो जो हमारे देश के शासक थे, मतलब स्वदेशी शासक थे। जैसे ही मौर्य खत्म होते हैं हम देखते हैं कि शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, सातवाहन वंश आते हैं। तो अब अगर ये वंश आए हैं तो इनसे रिलेटेड सिक्के, अभिलेख, ये सब भी होंगे। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बाह्य आक्रमण भी हमारे ऊपर होने लगते हैं। बाह्य आक्रमण से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ लोग, कुछ जनजातियां, कुछ राजा बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और भारत में ही बस जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंद यवन। हिंद यवन में आपने कुछ फेमस नाम पढ़े होंगे, जैसे मिनांडर, या फिर आपने एक और नाम पढ़ा होगा एंटियोलकिड्स का, या और भी ऐसे नाम है, डिमेट्रियस वगैरह, जो हिंद यवन शासक कहलाते थे। इसके बाद आते हैं शक। शक में भी आपने कुछ नाम पढ़े होंगे, जैसे माउस, या फिर नहपान, या फिर रुद्रदमन। शकों ने तो भारत का बहुत सारा हिस्सा कैप्चर कर लिया था। अगर हम बात करें हिंद यवन की, तो ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, मतलब कि आपका जो तक्षशिला है इस वाले क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र में स्थित थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ से भारत की तरफ। लेकिन जब हम बात करते हैं शक शासकों की, तो शकों ने तो भारत में दक्षिण भारत तक अपना कैप्चर कर लिया था। दक्षिण भारत से मतलब नासिक, महाराष्ट्र तक। तो नासिक के क्षत्रप अलग है। क्षत्रप क्या होते हैं? जैसे राजा की उपाधि होती है, वैसे ही क्षत्रप शकों के द्वारा ली गई उपाधि थी। ठीक है, तो नासिक के क्षत्रप, फिर ऊपर जाओगे तो उज्जैनी के क्षत्रप जो मध्य प्रदेश में रहे हैं, फिर यहाँ मथुरा के क्षत्रप, यहाँ आओगे तो तक्षशिला में भी मिलेंगे। तो मतलब कि शकों ने भारत में देखो ऊपर से लेके, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितना बड़ा एरिया कैप्चर करके रखा था। ये अलग अलग जगह पर स्थित थे। फिर हम बात करते हैं पार्थियन। पार्थियन भी भारत में कुछ समय तक शासन करके गए हैं। कुषाण पार्थियन का फेमस शासक था, गोंदोफर्नीस। और फिर हम बात करते हैं कुषाणों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुषाणों में एक प्रमुख राजा जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं वो है कनिष्क। इसके अलावा कुजुल कटफिसिस, बिम कटफिसिस, हुविश्क, ये सब भी कुषाण से ही संबंधित है। ठीक है, तो अभी हम यही समझने वाले हैं कि इन सारे लोगों से रिलेटेड कौन से अभिलेख, कौन से शिलालेख, कौन से सिक्के यहाँ हमें मिलना है, और उन क्वेश्चंस में हम इनको देखेंगे। ठीक है, कि भारत में क्या क्या मिला है इनका, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगेन हम देखो 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे ऑप्शंस के साथ हमारा कुछ ना कुछ नया फैक्ट हमें मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कनिष्क को शाशानुशाही या देवताओं का पुत्र कहा गया है, किस अभिलेख में कहा गया है? आपको मैंने अशोक के अभिलेख पढ़ाते समय अशोक के विभिन्न नाम बताए थे, किस किस अभिलेख में कहा है। जैसे विष्णु पुराण में अशोक वर्धन कहा है, मास की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा है, कहाँ उसे अशोक कहा है, कहाँ उसे देवनाम प्रियदर्शन कहा है। ये हमने अशोक की क्लास में देखा था। अब यहाँ पूछ रहा है कि कनिष्क को कहाँ देवताओं का पुत्र कहा गया है। शाशानुशाही का मतलब होता है महाराजाधिराज। तो कहाँ कनिष्क को ये नाम दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है कांधार अभिलेख, फिर रामटेक, रावातक और ऐहोल। सबके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ऐहोल अभिलेख पर। ऐहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है। हर्षवर्धन को हराने वाला राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन का ही क्या है? ऐहोल अभिलेख, जो कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। तो इससे पहली जानकारी तो क्या मिलती है? हर्षवर्धन की हार की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन ने हराया था। ठीक है, दूसरी जानकारी इससे मिलती है राजधानी परिवर्तन के बारे में। किनकी राजधानी परिवर्तन के बारे में? तो राजधानी परिवर्तन के बारे में किसकी? चालुक्यों की, क्योंकि ऐहोल अभिलेख चालुक्यों का है। आपको पता है चालुक्य 3 प्रकार के थे हिस्ट्री में। कहाँ कहाँ के? बादामी के चालुक्य,
वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्यों की राजधानी पहले ऐहोल होती थी, लेकिन ऐहोल से राजधानी बादामी करने का वर्णन किसमें दिया गया है? ऐहोल अभिलेख में दिया है। तीसरी बात, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? तो ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। और रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि हैं? पुलकेशिन द्वितीय के। ये हर्षवर्धन को हराने वाले जो शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो ये जानकारियां हमको ऐहोल अभिलेख से मिलती हैं। इसके बाद सेकंड कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है रामटेक अभिलेख। रामटेक अभिलेख रिलेटेड है वाकाटक वंश से, और रामटेक अभिलेख मिलता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें वाकाटक वंश की वंशावली दी है, मतलब किस राजा के बाद कौन सा राजा आया था, ये वर्णन रामटेक अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अगला है कांधार अभिलेख। कांधार अभिलेख अशोक से संबंधित इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ये एक द्विभाषी अभिलेख है। द्विभाषी से मतलब इसे ग्रीक और अरेमाइक दोनों लिपियों में लिखा गया है, और ये स्थित है अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, बचा है रावातक अभिलेख। इसके बारे में देख लेते हैं। रावातक अभिलेख ही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि कनिष्क को देवताओं का पुत्र रावातक अभिलेख में कहा है। रावातक अभिलेख बैक्ट्रियन भाषा में है, और इसकी लिपि है ग्रीक या यूनानी लिपि। कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है अफगानिस्तान में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रावातक अभिलेख में ना केवल अशोक को देवताओं का पुत्र और शासनुशाही कहा है, बल्कि इसी अभिलेख में कि जो कुषाण वंश है उसकी भी वंशावली हमें देखने मिलती है। तो कुषाण वंश की वंशावली रावातक अभिलेख, वाकाटक वंश की वंशावली रामटेक अभिलेख। आपको यहां से दो नए फैक्ट पता चले। इसके अलावा अगर पूछ ले गुप्त वंश की वंशावली कहाँ दी है, तो वो दी है सुपिया अभिलेख में, जो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन से हमने 4 फैक्ट अपने 4 अलग अलग ऑप्शन से समझे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर रावातक अभिलेख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसखेड़ा अभिलेख। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, नहपान और चंद्रगुप्त द्वितीय, सब पे बात करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपने एक रचना पढ़ी होगी, देवी चंद्रगुप्तम। इसके बारे में सुना है? किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त वही हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है। और मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? कि कैसे नंद वंश को हटा के मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। ये मुद्रा राक्षस बताती है विशाख दत्त की। दूसरी इन्होंने रचना ली है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम क्या बताती है? देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार आपको यह पता है कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद खतोत्कच पढ़ते हैं, फिर हम चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र बताए गए हैं इस रचना के अनुसार देवी चंद्रगुप्तम में। एक पुत्र का नाम है रामगुप्त और एक पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इस रचना में ये कहा गया है, विशाख दत्त ने जो लिखा है वो ये है कि रामगुप्त शकों का जो उपद्रव था उसे कम करने के लिए, शकों के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंप दिया था। जो किसे पसंद नहीं आया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो उन्होंने शकों पर आक्रमण कर दिया, खुद ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर जो आपके शक के शासक थे उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें हरा दिया। किन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके बाद रामागुप्त की भी मृत्यु हो जाती है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं से इनकी पुत्री होती है प्रभावती। तो ये वर्णन किसमें मिलता है हमें? देवी चंद्रगुप्तम में। हालांकि किसी भी इंस्क्रिप्शन में गुप्त वंश में बहुत सारे अभिलेख है, जैसे मंदसौर, बिलसड, कहोम अभिलेख, गिरनार अभिलेख, ये सब इससे संबंधित है गुप्त वंश से। लेकिन किसी भी अभिलेख में ये कहानी नहीं दी गई है। ये कहानी केवल इस राइटिंग में मिलती है। लेकिन और भी साहित्यिक ऐसी राइटिंग्स हैं, मतलब और भी लेख हैं, जैसे बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र में भी इस कहानी का वर्णन किया है, इस कहानी का जिक्र किया है। तो अब ये सही है या कितनी सही है इसके बारे में तो इतिहास नहीं बोलता, लेकिन इस कहानी के अकॉर्डिंग रामागुप्त भी एक रूलर थे। जबकि अगर आप कोई अभिलेख उठाएंगे तो रामागुप्त रूलर के रूप में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख कौन सा है। तो इनका प्रमुख अभिलेख है मेहरौली स्तंभ लेख।
मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है? ये दिल्ली में है और इसकी खासियत क्या है कि इस पर कभी जंग नहीं लगती। ठीक है, ये एक बिना जंग का अभी तक उस समय से सोचो आप ये चला आ रहा है और ये जंग रोधी पदार्थों से निर्मित है, इसीलिए ये जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, परम भागवत ऐसी उपाधियां ली थी। इन्होंने शकों को हराया था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। अब व्याघ्र शैली क्या होता है? व्याघ्र शैली, धनुर शैली, अलग अलग शैलियां दी हुई हैं। उसका मतलब है कि वो सिक्के में जो डिजाइन होता था उसके नाम से ही सिक्का फेमस हो जाता था। जैसे धनुर शैली के सिक्के में आपको धनुर दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे शकों को हराने के संदर्भ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगेन अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है नवरत्न। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे और इन्हीं 9 रत्नों में बहुत सारे थे, जैसे वररुचि, छपड़क, लेकिन इनमें फेमस जो नाम आप जानते हैं और हमेशा पढ़ते हैं वो है कालिदास। ठीक है, वो माना जाता है कि इनके ही 9 रत्नों में से एक थे। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके अलावा अब हम अगला पढ़ लेते हैं। अगले हैं नहपान। अब भी मैंने इनका नाम आपको बताया था। नहपान एक शक शासक थे जो नासिक के शक शासकों से संबंधित हैं और इनका इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वो है नासिक अभिलेख। ठीक है, अगले हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के इंपॉर्टेंट अभिलेख में है कहोम अभिलेख जो यूपी में है। इसके अलावा एक गिरनार अभिलेख भी इनका ही अभिलेख है, गिरनार अभिलेख। अब देखो गिरनार अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख है। इसके बारे में अगली स्लाइड में शायद गिरनार अभिलेख दिया है मैंने कहीं, मैं वहां पे आपको डिटेल से समझाऊंगी कि गिरनार अभिलेख क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इस एक अभिलेख में ही अशोक के बारे में भी मिल जाएगा, अशोक का लिखा हुआ भी मिलेगा, इसी में रुद्रदमन का लिखा हुआ भी मिलेगा, इसी में स्कंदगुप्त का लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, फिर देखो स्कंदगुप्त को कहोम अभिलेख में क्या कहा है? शक्रादित्य, शक्रादित्य। ठीक है, अगला देखते हैं हर्षवर्धन, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। हर्षवर्धन के कौन कौन से अभिलेख फेमस हैं? तो एक तो बांसखेड़ा अभिलेख। क्यों फेमस है? बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन ने अपना हस्ताक्षर बनाया है। तो हर्षवर्धन का हस्ताक्षर कहाँ से मिलता है? बांसखेड़ा अभिलेख से। इसके अलावा इसका ताम्रलेख सोनीपत से भी मिलता है, मधुबन से भी मिलता है। तो आप ये बात ध्यान रखना हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन पे हमने समझ लिया। अगली स्लाइड पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में उम्पा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीएससी बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि वैदिक काल में, पीएससी के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, पीएससी ने एक बार पूछा है सार्थवाह, मुश्किल से 1 या 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था ये, कि सार्थवाह किसे कहा जाता था। फिर पीएससी ने ही पूछा है कि श्रेष्ठिन किसे कहते थे या श्रेष्ठी किसे कहते थे। ठीक है, तो अभी यूपीएससी का पिछले साल का पेपर देखोगे तो उसमें पूछा गया है फड़म किसे कहा जाता था। देखा है, तो मुद्रा को कहा जाता था फड़म, सिक्कों को, मुगल काल में। ठीक है, दक्षिण भारत में भी फड़म और पैगोडा जैसे शब्द चलते हैं। इसके बाद श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन कहा जाता था व्यापारी वर्ग को और सार्थवाह कहा जाता था वैश्यों को। तो ये तीनों क्वेश्चन पीएससी के ही आए हैं। पीएससी में बार बार पूछता है इसमें से किसको क्या कहा जाता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो पूछ रहा है उम्पा किसे कहते हैं। तो वैदिक काल में बहुत सारी चीजों को अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। कौन कौन से नाम से, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। पहला ऑप्शन दिया है गेहूं, गेहूं को बोला जाता था गोधूम। अगला दिया है चावल, चावल को बोला जाता था ब्रीही या फिर तंदुल, ब्रीही या फिर तंदुल। ठीक है, अगला दिया है उड़द, उड़द को बोला जाता था माश। और अगला दिया है अलसी, तो अब यही आंसर है, अलसी को बोला जाता था उम्पा। इसके अलावा और क्या क्या थे, तो गन्ने को बोला जाता था इक्षु, गन्ना। ठीक है, सरसों को बोला जाता था सरसप। ठीक है, जौ को बोला जाता था यव, जौ खाते हो आप, उसे बोला जाता था यव। ठीक है, और क्या चीजें थी, तो और हम देख सकते हैं, जैसे ये तो खाने की चीजें हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, धान्व मतलब होता था अनाज, धान्व। ठीक है, अगर हम पूछे कि और चीजें क्या थी, तो जैसे व्यापार में देखोगे तो तक्षण, तक्षण कहा जाता था बढ़ई को। हिरण्यकार कहा जाता था
हिरण्यकार कहा जाता था सुनार को। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और कौन चीजें थी? कुलाल कहा जाता था कुम्हार को। तो ये चीजें यहां फेमस थे कुछ नाम। अगर हम धातुओं की बात करें तो कृष्ण अयस और लोहित अयस। कृष्ण अयस कहा जाता था लोहे को, क्योंकि आपको पता है 1000 BC में लोहे की खोज हो गई थी, तो वैदिक सभ्यता में लोहे का नाम क्या था? कृष्ण अयस। लोहे को कहा जाता था और लोहित अयस कहा जाता था तांबे को। ठीक है, इसके अलावा सीसा को कहा जाता था सीस। चांदी को कहा जाता था रुक्म। जो जो मुझे ध्यान आता जा रहा है मैं सब आपको बताती जा रही हूं। ठीक है, सोने को कहा जाता था हिरण्य। अभी देखा हिरण्यकार, तो बिल्कुल वैसे ही सोने को हिरण्य कहा जाता था। इसके अलावा अयस कहा जाता था कांसे को। कांसे को। और क्या चीजें थी? तो बहुत सारे अलग अलग नाम है, जैसे कि हिमालय को कहा गया है हिमबंद। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को कहा गया है मूजबंद, जो वो जानते थे कि सबसे ऊंची है। ऐसा नहीं कि वो सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके समझ से जो सबसे ऊंचा दिख रहा था उसे उन्होंने मूजबंद कह के बुलाया है। रेगिस्तान को उन्होंने कहा है धन्व। धन्व। गाय को उन्होंने कहा है अघन्या। बच्ची को उन्होंने कहा है, लड़की को उन्होंने कहा है दुहिता। ठीक है, और अतिथियों को उन्होंने कहा है गोहन। बकरी को उन्होंने कहा है अज। अवी किसको कहा है? भेड़ को कहा है अवी। भेड़ पालने वाले को अवीपाल। अज पालने वाले मतलब बकरी पालने वाले को अजपाल। सूदखोर जो सूद लेते थे उन्हें कहा गया है बैकनोट। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं, जैसे और क्या देख सकते हैं हम? ब्रीही तंदुल हो गया आपका, अयस हो चुके हैं। हाँ, खेती से संबंधित समझ सकते हैं हम। सीर कहा गया है हल को। हल को क्या कहते थे? सीर कहते थे। वो भूमि जिसे मापा जाए, तो भूमि की माप जिससे की जाती थी उस इकाई को कहते थे खिल। ठीक है, और जो जुता हुआ खेत था, जुते हुए खेतों को कहा जाता था उर्वर। उर्वर। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे अलग अलग नाम कहाँ मिलते हैं? हमें यहाँ मिलते हैं। गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे कहते हैं गवेष्टि। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व का सबसे पुराना सांख्य चिन्ह 2, 4, 6, 7, 9 के रूप में किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो देखो अब यहाँ सबसे पुराना सांख्य चिन्ह 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 7, 9 किस अभिलेख से मिलता है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कहाँ 2, 4, 6, 7, 9 ऐसी संख्या लिखी हुई है जैसी आज भी प्रयोग में ला रही है। नागरी लिपि में, जिसे आप हिंदी में लिखना कहते हैं, 2 को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। 4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। 6 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। 7 को ऐसे और 9 को ऐसे, है ना? तो किस अभिलेख में ये ऐसे ही लिखा हुआ है? इसका उत्तर है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख नानाघाट दर्रे में मिलता है, जो सातवाहन शासकों से संबंधित है। सातवाहन शासकों में भी किससे? तो सातवाहन शासकों की स्थापना, संस्थापक उनके कौन थे? सिमुख। और इसमें प्रमुख प्रतापी शासक थे जो पहले नंबर के, वो थे सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागनिका, और इन्होंने ही नानाघाट अभिलेख लिखवाया है। नानाघाट बहुत फेमस दर्रा भी था, जहां व्यापारिक मार्ग के रूप में सातवाहन वंश इसका प्रयोग करता था। ठीक है, तो नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी फर्स्ट के समय की स्थितियां और उनका जो शासन है उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा नानाघाट अभिलेख में और क्या चीजें देखने मिलती है? तो 2, 4, 6, 7, 9 जैसा आज प्रचलित है वैसा उसमें लिखा हुआ है उस समय का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये भी अपने मध्य प्रदेश से ही मिलते हैं। कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर में एक अभिलेख है किले के अंदर, जहां पे पहली बार शून्य के साक्ष्य मिलते हैं लिखे हुए। ठीक है, इसके अलावा देखो और जो ऑप्शन है उनके बारे में लेकिन हम बात कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख में आपने अशोक के समय पढ़ा है ना, 14 शिलालेख में एक शिलालेख गिरनार में मिलता है, ये उसकी ही बात कर रहा है। उसमें अशोक ने ये बताया है कि कैसे उसने अपने शिलालेखों में निर्माण कार्य कराया है। ठीक है, इसके बाद इसी शिलालेख को, अशोक के शिलालेख के बाद लिखा है रुद्रदमन ने।
रुद्रदमन कौन थे? तो रुद्रदमन थे प्रमुख शासक और इन्होंने इसमें लिखा है कि सुदर्शन झील का निर्माण कार्य इनके समय भी कराया गया है। अब देखो सुदर्शन झील एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुदर्शन झील इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, जूनागढ़ की बात कर रहे हैं और वहां पानी की समस्या है, इसीलिए जनहित के काम के लिए एक बड़ी सुदर्शन झील बनवाई गई थी। सबसे पहले सुदर्शन झील के बारे में बात चंद्रगुप्त, ऐसा लिखा हुआ है इस अभिलेख में कि चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण वहां के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। इन्हीं का नाम वैश्य पुष्यगुप्त भी मिलता है, पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने वहां के जो गवर्नर थे इस प्रांत के, किस प्रांत के? तो यह आता है सौराष्ट्र प्रांत में। तो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर इसी झील में लगातार कुछ ना कुछ दिक्कत होती रही, जिन्हें अशोक ने सुधरवाया, रुद्रदमन ने सुधरवाया, रुद्रदमन ने यहाँ बांध का निर्माण करवाया और उसके बाद इसी अभिलेख के नीचे लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त ने भी इसका एक किनारा जो टूट गया था इस झील का, उसे बनवाया है। मतलब इस एक अभिलेख में अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला अभिलेख है मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिलेटेड है हुविष्क से। हुविष्क कौन है? कुषाण वंश में कनिष्क के वंशजों में हम हुविष्क का नाम पढ़ते हैं और इसमें हुविष्क के द्वारा ब्राह्मणों को दान देने का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला देखो एरन अभिलेख। एरन अभिलेख 510 एडी में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके समय? भानुगुप्त के समय। भानुगुप्त कौन थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे, मालवा में थे और इनके समय हम पढ़ते हैं कि तोरमाड़ का आक्रमण हुआ और तोरमाड़ के आक्रमण के समय, तोरमाड़ कौन था? हूण। ये आप बात जानते होंगे कि हूणों ने गुप्तों के समय बहुत परेशान किया, गुप्तों के समय बहुत आक्रमण किए। तो हूणों में तोरमाड़ ने जब आक्रमण किया था उस समय एक सेना नायक की पत्नी ने सती हो गई थी। ठीक है, एक पत्नी उनकी सती हो गई थी और इसीलिए इस अभिलेख से पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार कहां देखने मिलते हैं? एरन अभिलेख में। चलो अगला देख लें। चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए हैं। नानाघाट अभिलेख में संख्याएं दी गई हैं जो आज हमने जिस रूप में नागरी लिपि में, मतलब देवनागरी हिंदी में जैसी एक्सेप्ट की है वैसी लिखी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत अभिलेख कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे पहला संस्कृत में लिखा अभिलेख, तो अब यहां देखो ऑप्शन पढ़ो। नानाघाट, इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। दूसरा है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? खारवेल से रिलेटेड है। खारवेल किस वंश से रिलेटेड है? ये कलिंग के चेदी वंश से रिलेटेड है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये अभिलेख उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी गुफाएं हैं? उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में ही हमें क्या देखने मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। अब इस अभिलेख को क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहली बार जैन धर्म का मूर्ति पूजा के रूप में वर्णन मिलता है। मतलब जैन धर्म के मूर्ति पूजा के प्रारंभिक साक्ष्य जो हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। आप जानते हो नास्तिक धारा, मतलब जो भगवान और वेदों पे विश्वास ना करे, जो वेदों को ना माने, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय और चारवाक संप्रदाय, ये सब संप्रदाय आते हैं। तो चूंकि जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा के पहले प्रारंभिक समय में ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख वो फर्स्ट अभिलेख है जहां हमें मिलता है कि मूर्ति पूजा भी जैन धर्म में हो रही है। इसके अलावा खारवेल एक जैन धर्म का पोषक था, मतलब जैन धर्म को मानने वाला राजा था और उसने इसका वर्णन भी किसमें दिया है? अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अयोध्या अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि शुंग वंश पहला ब्राह्मण वंश था और पुष्यगुप्त, जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पढ़ा है ये। लेकिन ये अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ये वर्णन कहां दिया है? तो ये वर्णन पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहां दिया है? कहां दिया है? अयोध्या अभिलेख में दिया है। ठीक है, तो हम 3 अभिलेख देख चुके हैं। नानाघाट पहले देख लिया जो सातवाहन से रिलेटेड है और नागनिका का है। हाथी गुम्फा अभिलेख अभी देख लिया, अयोध्या अभी देख लिया। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है हाथीबाड़ा अभिलेख। हाथीबाड़ा अभिलेख को घोसुंडी अभिलेख भी कहते हैं
और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ के पास। क्या वर्णन है हाथीबाड़ा अभिलेख में? वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। वैष्णव संप्रदाय के बारे में इसमें बताया गया है, वैष्णव धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। ये पहला संस्कृत अभिलेख है। अब कहीं कहीं आपको जूनागढ़ भी पहले संस्कृत अभिलेख के रूप में मिलेगा, तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख मैंने अभी समझाया, गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि जूनागढ़ गिरनार पहाड़ियों पर स्थित है। गिरनार जैन धर्म का भी बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर ही यह अभिलेख पाया गया है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो ये जो आपका गिरनार अभिलेख है, इसे एक राजा ने नहीं लिखा, अब भी देखा हमने, बहुत सारे शासकों ने लिखा। तो जब हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जब उसे अशोक ने लिखा था, तो आपको पता है कि अशोक के जो अभिलेख है वो या तो पाली भाषा में या प्राकृत, और सारे मोस्ट जो उसके हैं अधिकतर वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। उसके बाद रुद्र दमन ने इस अभिलेख में संस्कृत में लिखा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए एकदम जो अच्छी संस्कृत जिसे हम कहते हैं, वो संस्कृत कहाँ लिखी है, तो वो लिखी हुई है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। कहने का मतलब ये है कि उस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई संस्कृत की तुलना बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं से की जाती है। उसका कारण क्या है कि उसमें अलंकार जो होते हैं या रस जो होते हैं, जो विद्यमान होते हैं किसी रचना शैली में, वो सब उसमें प्रयोग है। व्याकरण बहुत अच्छी है, तो उसे एक बेहतरीन संस्कृत का अभिलेख कहा जाता है। लेकिन वो अभिलेख, मतलब कि गिरनार अभिलेख और हाथीबाड़ा अभिलेख में अगर आप पूछेंगे कि पहले कौन सा लिखा गया, तो ये 2 BC से 1 BC के बीच में लिखा गया, जबकि ये 1 BC में लिखा गया। तो पहले लिखा गया अभिलेख कौन है? हाथीबाड़ा अभिलेख, ठीक है। तो ये आपका पहला संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख हो गया। आप चारों अभिलेख के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बेमेल को पहचानना है, कौन सा गलत है। पहला दिया हुआ है लोकायत दर्शन, चारवाक का, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का, लिंगायत संप्रदाय, मक्खिल गोशाल और पाशुपत संप्रदाय लकुलिश। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। आपको ये पता है 6th BC से बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ब्राह्मण धर्म, जातिवाद और ब्राह्मण प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा जाति विभेद होने लगा था। इस जाति विभेद को रोकने के लिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक जैसे बहुत सारे संप्रदाय आए। पढ़ते हैं हम, जैन धर्म ने क्या बोला कि वो जातियों को नहीं मानेंगे, बौद्ध धर्म ने क्या बोला कि वो जातिवाद को नहीं मानेंगे। इन सारे धर्मों ने वेदों का प्रतिरोध किया। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनका मानना था कि सारे लोग समान है और हर आत्मा में वो ताकत है कि वो भगवान बन सकती है। तो इस समय केवल जैन बुद्ध, आज आप जैन बुद्ध पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, क्योंकि आज जैन बुद्ध धर्म अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन और भी संप्रदाय, और भी धर्म ऐसे थे जो उस समय जन्म जिन्होंने लिया था, जैसे आजीवक संप्रदाय। प्रमुख शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, है ना। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वही है मक्खिली गोशाल। क्या बोलता है आजीवक संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय इस बात पर भरोसा करता है कि डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके भाग्य में कुछ होगा तो वो आपको मिलेगा। तो वो कर्म से भी ऊपर एक तरह से किसे रखते हैं? भाग्य को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कर्म को बिल्कुल नहीं माना जाता, रोजी रोटी के लिए कर्म की बात वहां भी की गई है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि अगर भाग्य में जो होगा मिलना वही है। तो ये है कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय, और इसके संस्थापक है मक्खिल गोशाल। मतलब कि यही आंसर गलत है, लिंगायत संप्रदाय का संबंध मक्खिल गोशाल से नहीं है। तो फिर लिंगायत संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका संबंध है बसवा से, इसके संस्थापक है बसवा। लिंगायत संप्रदाय क्या होता है? लिंगायत संप्रदाय भी जातिवाद को नहीं मानता, ये शैव भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भी धर्म के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय हैं। इवन शैव धर्म में भी शैव से भी अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, जैसे लिंगायत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय भी शिव भगवान को ही मानते। बस भगवान को मानने के प्रकारों, तरीकों में अंतर है। जैसे अगर आप बात करेंगे लिंगायत संप्रदाय की, तो ये लिंग की पूजा करते हैं और जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन ये शिव भगवान को मानते हैं। फिर आपने एक नाथ संप्रदाय पढ़ा है, जिसके गोरखनाथ बहुत फेमस गुरु रहे हैं। तो वो लोग अलग संप्रदाय, वो भी किसे मानते हैं? शिव भगवान को मानते हैं, लेकिन वो आदि स्वरूप को मानते हैं शिव भगवान के। जब आप बात करेंगे अघोरी संप्रदाय, तो अघोरी संप्रदाय भी शिव भगवान को मानते हैं,
ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मानते हैं लेकिन अलग अलग रूप में मानते हैं, इसीलिए वो अलग अलग उनके प्रणेता मिलेंगे या संस्थापक मिलेंगे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश ही हैं, इसलिए ये सही है। अगला दिया हुआ है सांख्य दर्शन। 6 दर्शन हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन क्या है और इससे रिलेटेड बाकी दर्शन। सांख्य दर्शन वो होता है जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई हो, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, तो ये भी सही है। लोकायत दर्शन, इसके प्रतिपादक चारवाक हैं। ये कौन सा दर्शन है? तो चारवाक का कहना था कि जो है वो आज है। ये भौतिकवादिता पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, मटेरियलिज्म पर इनका बहुत ज्यादा विश्वास था। अगर जो है आज है, कल हमने नहीं देखा, ये मोक्ष की अवधारणा नहीं मानते, मरने के बाद क्या होगा उसे नहीं मानते। इनका मानना है जो आज है उसको खुल के जियो, ठीक है। जो हम आज बोलते हैं एक दूसरे से कि आज है जो उसे खुल के जियो, तो वो बिल्कुल किसकी थॉट प्रोसेस है? वो चारवाक की थॉट प्रोसेस है, ठीक है। इनकी एक कथन, इनका एक फेमस है कि आज जैसी स्थितियां हैं उनमें जियो, यदम जीवेत। ये एक संस्कृत में लाइन है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप चाहे ऋण लेके घी पी लो, मतलब उधार लेके घी पी लो, लेकिन आप जब तक जी रहे हो तब तक अच्छे से जियो, क्योंकि मरने के बाद आपसे कौन ऋण ले पाएगा। तो इनका इस तरीके का मानना है, इसीलिए लोकायत संप्रदाय था एक जो चारवाक जिसके प्रतिपादक थे। तो चारों दर्शन आपको समझ में आ गए, चारों इनमें क्या दिया हुआ है और इनके संस्थापक कौन है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है गरुड़ स्तंभ की खोज किसने की? एमपी से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ स्तंभ है क्या? तो एंटिओलकिड्स एक राजा थे तक्षशिला के, जिन्होंने अपना गवर्नर या अपना राजदूत बनाकर हेलियोडोरस को कहां भेजा था? बेसनगर। बेसनगर किसका पुराना नाम है? बेसनगर नाम है विदिशा का। तो उन्होंने विदिशा भेजा था, किसे? हेलियोडोरस को। और हेलियोडोरस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए विदिशा में, किस धर्म से? भागवत धर्म से। भागवत धर्म जो वैष्णव धर्म का ही भाग है, तो वो भागवत धर्म से बहुत प्रभावित हुए और उस भागवत धर्म की स्मृति में, है ना, उन्होंने क्या बनवाया? गरुड़ स्तंभ बनवाया। कहां बनवाया? विदिशा में बनवाया। इसे आज की भाषा में खाम बाबा, रीजनल लैंग्वेज में इसे खाम बाबा कहते हैं, ठीक है। इसमें उनका जो हेलियोडोरस का जो विश्वास है भागवत धर्म के लिए, वो बताया गया है। अब इसकी खोज किसने की है, क्वेश्चन ये है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलर की। टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप खोजे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूपों की खोज किसने की है? 1818 में टेलर में। और अगला दिया है डेंजरफील्ड। इन्होंने क्या खोजा है? तो बाघ डेंजर होता है, तो बाघ की गुफाएं किसने खोजी हैं? डेंजरफील्ड ने। और सेम देखो, सन एकदम सेम है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। 1818 में बाघ की गुफाओं की खोज, 1818 में सांची की खोज। तो ये दोनों आप समझ गए। तीसरा जेम्स प्रिंसेप, इसके बारे में मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूं। इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, है ना। और पढ़ा था तो कौन सा अभिलेख पढ़ा था? दिल्ली टोपरा। इसके बारे में भी मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी। अब बचा है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो है इसका आंसर। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में किसकी खोज की थी? गरुड़ स्तंभ की खोज की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी, जो कहाँ है? सतना में। इस स्तूप को किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है। और इसमें पाषाण की वेदिका बनवाने का काम, बाउंड्री बनवाने का काम किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने किया है। इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पुष्यमित्र सिंह कट्टर ब्राह्मण था और इसीलिए उसने मौर्य वंश के शासकों का पतन करके ब्राह्मण वंश की स्थापना की। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, इसके बारे में यह भी किंवदंती है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था, सरयू नदी में फिकवा दिया था, ऐसा बोला जाता है उसके बारे में। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो वो एक बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी कर रहा है। इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण था या नहीं था। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं। अगली स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस वंश ने चलाए थे? अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्कों के बारे में और हम इस कोशिश करेंगे कि इसी स्लाइड में हम सिक्कों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने स्वर्ण सिक्के पूछे हैं, तो स्वर्ण सिक्के के बारे में समझ लेते हैं। पूछा है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो इसका आंसर है गुप्त।
गुप्तों ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर आपसे पूछता कि पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो हैं कौन? यवन शासक। ठीक है। हालांकि इसके पहले भी सोने का आदान प्रदान के लिए प्रयोग होता था। निष्क, सतमान जैसे आभूषणों के रूप में अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान के लिए किसका प्रयोग होता था? सोने का। लेकिन हिंद यवन शासकों ने इसे ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया। कहने का मतलब क्या है, तो अब यहां समझो। जब सिक्कों की शुरुआत की गई तो सिक्के पहले प्रारंभिक दशा में महाजनपद काल से हमें मिलते हैं। तब सिक्के कैसे होते थे? तब सिक्के होते थे आहत सिक्के। इन्हीं को हम कहते हैं ढलवा सिक्के। आहत सिक्के या ढलवा सिक्के क्या होते हैं? इसका मतलब यह है कि किसी धातु को आपने पिघलाया, एक स्टाम्प लिया और उस पर ठप्पा लगा दिया, तो अब क्या होगा? वो ठप्पा बना रहेगा और धातु जब ठंडी होगी तो वो ठप्पा उस पर बन जाएगा। इसमें एक तरफ तो आपको निशान दिखेगा सिक्के का, क्योंकि आपने एक तरफ ठप्पा लगाया, और दूसरी तरफ सिक्का एकदम सिंपल नॉर्मल सिक्का रहेगा, सतह एकदम सपाट रहेगी। ये होते थे आहत सिक्के। इन सिक्कों को कैसे बनाया जाता था, आप नेट पे सर्च करना। इनका एक तो कोई डिजाइन नहीं होता था, कोई आकार नहीं होता था, क्योंकि आप धातु पिघलाओगे, वो गोल भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है ना। तो जो आपके सिक्के थे आहत सिक्के, इनका कोई आकार निश्चित नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि इनमें कुछ निशान बने होते थे। कहीं इनमें बैल का निशान मिल जाएगा, कहीं पहिए का निशान मिल जाएगा। अब इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि अधिकांशता आहत सिक्कों पे 5 निशान बने होते थे, 5 मार्क बने होते थे। इसीलिए इन्हीं सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आहत सिक्के के बारे में। अब हमसे पूछ रहा है हिंद यवन ने क्या इसमें स्पेशल कर दिया। तो हिंद यवन ने पहली चीज की कि इन सिक्कों को डिजाइन में ढाला। यहां से आप देखोगे गोल आकार के सिक्कों का प्रचलन ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि इसके पहले किसी भी डिजाइन के सिक्के मिलते थे। ठीक है। दूसरी चीज जो इन्होंने की वो ये की कि इन्होंने राजाओं के जो चित्र हैं और हिंद जो देवता हैं, जैसे यवन जो देवता हैं, ग्रीक में जो देवता फेमस है जैसे अपोलो, कल हमने गांधार शैली में पढ़ा था कि अपोलो से ही प्रभावित है गांधार शैली, या हरक्यूलस। ऐसे देवताओं के चित्रण हमें किसमें मिलते हैं? मतलब पहली बार देवताओं के चित्रण। जबकि जब आहत सिक्के थे तो हम देखो इसमें क्या बना रहे हैं, बैल बना रहे हैं, पहिए बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं, लेकिन हमने देवता नहीं बनाए थे। देवताओं को बनाना जो बाद तक चलता रहा, फिर तो सिक्कों पे देवता देवता ही बनते रहे। कभी शिव भगवान, कभी पार्वती देवी, या ऐसे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का चित्रण फिर मिला। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो इसकी शुरुआत हिंद यवन ने की है। और हिंद यवन ने क्या किया? इन्होंने चेहरे के साथ पूरा शरीर राजाओं का बनाना शुरू किया। मतलब इनके सिक्के आप सर्च करेंगे तो उनमें राजाओं की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की गई है। तो ये भी परंपरा यहां से शुरू हुई। हम बाद में देखेंगे कि राजाओं ने ना केवल अपने चेहरे बल्कि अपनी रानियों को भी सिक्कों में ढलवाया है। दक्षिण भारत में तो हम देखते हैं, दक्षिण भारत की जो मूर्ति कलाओं में या दक्षिण भारत के मंदिरों में, कि वहां तो राजा और रानी की मूर्तियां ही लगती थी, है ना, मंदिरों के अंदर। तो अभी हम सिक्कों पर देखते हैं कि सिक्कों पर भी बाद में ये प्रचलन चल गया। इनकी शुरुआत भी कहां से हुई थी? हिंद यवन से हुई थी। हिंद यवन के बाद हम देखते हैं कि इसी समय पर मौर्य थे। मौर्यों ने भी सिक्के चलाए, जिन्हें कशारपण और पड़ कहा जाता था। इसके बाद सातवाहन के बारे में पढ़ते हैं कि सातवाहन ने सीसे के सिक्के चलाए, बहुतायत से। सीसे मतलब लेड की धातु के सिक्के चलाए। और इन्होंने एक और धातु के सिक्के चलाए जिसे कहते हैं, अब हम इन्हीं के बारे में समझ लेते हैं सातवाहन से, जिसे कहते हैं पोटीन। पोटीन की धातु के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। पोटीन क्या होता था? ये कुछ अलग से नहीं है, चांदी और तांबे के मिश्रण से जो बनता था उसे कहते थे पोटीन, और इसके सिक्के चलाए सातवाहनों ने।
सातवाहनों के बाद क्या हुआ, हिंदू परंपरा बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई। तो गुप्तों के में हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के थे। वो वीणा बजाता था तो उसने बीड़ा के साथ सिक्का बनाया, कोई गरुण का सिक्का बना रहा है, कोई ध्वज का सिक्का बना रहा है, कोई शेर का सिक्का बना रहा है, कोई व्याघ्र का सिक्का बना रहा है, कोई राजा को अपने आप को ही बना रहा है। तो ये फिर प्रथाएं प्रचलित हो गई धीरे धीरे, और लगातार हम देखेंगे कि सिक्कों को चलाना, सिक्कों को बनाना बढ़ता ही गया समय के साथ। गुप्तों के समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए। और कुषाणों में भी किसने चलाए, कनिष्क ने चलाए। इसने अपने समय में 24 कैरेट सोने के सिक्के चलाए हैं, मतलब इतने शुद्ध सिक्के थे इसके। ठीक है, तो गुप्तों के समय सिक्के ज्यादा जरूर चले हैं पर इसके शुद्ध नहीं थे, क्योंकि परिवर्ती गुप्त मतलब गुप्त जैसे जैसे खत्म होते गए, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलावट दिखने लगी। सिक्कों से हमें यही तो पता चलता है कि जिसके जितने शुद्ध सिक्के उतनी ज्यादा उसकी समय की इकोनॉमी बेहतर थी। और जैसे जैसे सिक्कों में मिलावट मिलती जाएगी, मतलब राजा के पास सोने का भंडार कम हो गया है ना। अब यहाँ देखो, कुषाण देख लिया, गुप्त देख लिया, हिंद एवं मौर्य का भी मैंने बता दिया कि कशार्पण और पण किसे कहते थे। इसके अलावा सिक्कों के रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे दक्षिण भारत में पैगोडा कहा जाता था। हैदर अली, आप पढ़ते हैं टीपू सुल्तान का पिता का नाम, इन्होंने पैगोडा ही चलाया था, और इनके पैगोडा में शिव भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, शिव पार्वती। इसके अलावा कनिष्क के सिक्कों में कुजुल कट फिशेस, बिम कट फिशेस, ये सब भारत के नहीं थे, ये बाहर के हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सिक्कों में किसकी मूर्तियां बनवाई हैं, शिव और पार्वती की मूर्तियां बनवाई हैं। और बात करें तो महमूद गजनवी, जो बाहर से ही आया था, लेकिन उसके सिक्कों में भी, और अदर जो बाहर के शासक थे उनके सिक्कों में भी हमें भारत की लैंग्वेज और बाहर की लैंग्वेज मिलती है। जैसे हिंद यवन ने जो सिक्के चलवाए, उसकी एक तरफ, हिंद यवन मतलब कि इंडो ग्रीक, इन्होंने जो सिक्के चलवाए उसके एक तरफ खरोष्ठी लिपि लिखी हुई है और दूसरी तरफ देखोगे तो पाली लिखी हुई है, कहीं कहीं यूनानी और पाली लिखी हुई है। मतलब इन्होंने कोशिश की कि भारतीय संस्कृति को विदेशी संस्कृति से मिश्रित किया जाए। आगे मुगल काल में जाओगे तो सिक्के और ज्यादा परिवर्तित हो जाएंगे। आप शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ही सिक्कों की ऐसी व्यवस्था दी, उन्होंने चांदी का क्या चलवाया, रुपया चलवाया, जो आज तक प्रचलित है। किसने, शेरशाह सूरी ने। इस एक चांदी के रुपये की जगह पर 4 तांबे के सिक्के मिलते थे उस समय पर, तो उन्होंने तांबे के भी सिक्के चलवाए, चांदी के भी सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा। और सल्तनत काल में इल्तुतमिश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप यहाँ पढ़ते हैं कि इन्होंने चांदी के, सोने के और तांबे के सिक्के चलाए, जिन्हें अलग अलग नाम से, जैसे जीतल, टंका, इन सब नामों से पुकारा गया। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के शासकों को मुगल पीरियड में देखते हैं। अकबर ने अपने समय के सिक्कों में इलाही, दीन इलाही लिखवाया था, तो वहीं जहांगीर ने अपने सिक्कों में राशि चिन्ह बनवाए थे। राशि चिन्ह मतलब जॉडिक साइन, कैसे, जैसे बिच्छू बना है कहीं उसके सिक्कों में, इस तरीके से, या और भिन्न भिन्न जॉडिक साइन उसने अपने सिक्कों में बनवाए थे। जहांगीर ने अपने सिक्कों में अपनी पत्नी नूरजहां का नाम भी लिखवाया था। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि उसके समय उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर कितना ज्यादा था। तो अभी इस क्वेश्चन को देख लो, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के पूछ रहा है तो गुप्त, अगर पूछता सबसे शुद्ध तो कुषाण, और अगर पूछता सबसे पहले किसने चलाए तो हिंद यवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद का सबसे लघु मंडल कौन सा है। अब लघु मंडल के बारे में समझ लेते हैं। तो ऋग्वेद के पहले तो दिए हुए फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ, 10th मंडल। फर्स्ट और जो आपका सेकंड मंडल है, ये देवताओं को समर्पित है। देवताओं को समर्पित होने से मतलब है कि जैसे आप सेकंड मंडल देखोगे तो ये अग्नि को समर्पित है और इंद्र को समर्पित है। इसमें अग्नि और इंद्र के बारे में बताया गया है। जबकि आप फर्स्ट मंडल देखोगे तो ये फर्स्ट मंडल सबसे नवीन मंडल है। फर्स्ट और 10th 2 से लेके 7वें मंडल तक आपको ये पता है कि 10 मंडल टोटल है ऋग्वेद में। 10,028 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में। ये सब आप जानकारियां जानते हैं। इनमें से 10 मंडलों में से पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है, जबकि 2 से लेके 7 मंडल सबसे प्राचीन मतलब पुराने मंडल हैं। इनमें सबसे छोटा मंडल है मंडल नंबर 2। इसमें अग्नि और इंद्र का वर्णन है, जबकि पहले मंडल में वरुण, अग्नि और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी देवता हैं उनका वर्णन है। तीसरे मंडल में सावित्री मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र दिया हुआ है, जो देवी सावित्री को समर्पित है।
गायत्री मंत्र कहाँ दिया हुआ है? तीसरे मंडल में दिया हुआ है। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट, 10वें मंडल में नदियों की स्तुति करते हुए नदी सूक्त की रचना की गई है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया है और इस पुरुष सूक्त में ही पहली बार वर्ण व्यवस्था का क्रम मिलता है, जहां पे आप 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसे बांट देते हो? पूरे हिंदू समाज को या समाज को बांट देते हो। तो ये 4 वर्णों में विभक्त कहाँ किया गया है? पुरुष सूक्त में ही किया है। इसके अलावा सूर्य सूक्त ये भी कहाँ मिलता है? ये भी हमें मिलता है 10वें मंडल में। सूर्य सूक्त आज भी विवाहों में प्रयुक्त होता है, विवाह समारोहों में पढ़ा जाता है। तो ये है आपका 10वां मंडल। और कौन कौन से मंडल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले तो ये समझ लो कि होत्र या होता किसे कहते हैं? जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है। हम ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। 7वें मंडल में दिया हुआ है दशराग युद्ध के बारे में। दशराग युद्ध के बारे में आपने इसके बाद देखा है 9वें मंडल में सोम के बारे में वर्णन है। इन सबको डिटेल से आपने क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एक बार ये रिकॉल हो गया आपका। अगला देख लेते हैं। किस अभिलेख में गुप्त वंश जो कि वंशावली है, ये मैंने शुरू वाली क्लास में बता दिया था। सुपिया अभिलेख कहाँ स्थित है? रीवा। बाकी के ऑप्शन देख लो। कहूम स्कंद गुप्त का अभिलेख है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि स्कंद गुप्त ने कहूम अभिलेख में अपने आप को शक्रादित्य कहा है। इसके अलावा जैन धर्म से रिलेटेड वर्णन, जैनों के भगवानों के बारे में, पार्श्वनाथ भगवान और उनके बारे में भी कहूम अभिलेख में लिखा गया है। यूपी में है ये। इसके बाद देखो विल्सड अभिलेख कुमार गुप्त का अभिलेख है। और इंपॉर्टेंट ये है कि कुमार गुप्त ने बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख, विल्सड अभिलेख इसका प्रथम अभिलेख है, लिखा गया सबसे पहला अभिलेख है। इसके बाद तरोड़ी ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बालाघाट में है। बालाघाट एमपी में स्थित है, ठीक है। इसे ही अंडरलाइन करना चाह रही हूं मैं ताकि आपको ये दिखे, क्योंकि एमपी से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। बहुत डिटेल से पेपर आ रहे हैं एमपी के पर्सपेक्टिव में। हिस्ट्री तो आ ही रही है, एमपी भी आ रहा है। तो एमपी के बालाघाट में तरोड़ी ताम्रपत्र और किससे संबंधित है? वाकाटक वंशजों से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके चारों ऑप्शन हो गए, इसके बारे में आपने समझ लिया। आई होप आपको आज की क्लास के 10 क्वेश्चन में बहुत सारे नए फैक्ट मिले होंगे और बहुत आपने नया सीखा होगा। मिलेंगे हम अब अपनी अगली क्लास पे। गुड डे।